बैठिए। थैंक यू सर। अमीषा, यस सर। ये आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है? यस सर, पहला इंटरव्यू। और कितना बार मेंस क्वालिफाई की हैं, कितना बार? बस एक बार हुआ था सर। ये फर्स्ट है। यस। और इससे पहले इससे पहले पीटी नहीं हुआ। ग्रेजुएशन कब की थी आप? 2019 में। 2019 2026, मतलब इतने दिन 5-6-7 साल से तैयारी में है ना? ये बताइए कि आपका जो अकाउंट है, यस। जो आपने ऑनर्स किया है अकाउंट पेपर से, तो अकाउंट पेपर में भी और बहुत सारे आपका स्कोप, जो बहुत ज्यादा स्कोप है आज के समय में, यस सर। तो उधर आपने कोई उस तरह का इनिशिएट नहीं किया? सर 2019 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उस समय मेरा मकसद था कि मैं सीए का पढ़ाई करें। 2019 में। तो उस समय कोविड भी आ गया 20 के बाद। 20 से 22-21 तो कोविड में ही चला गया। तो कोविड के दौरान ही सर बेसिक एनसीईआरटी वगैरह और सिविल सर्विस के बारे में पता चला। तो तभी से सर मेरा इधर रुख हो गया सिविल सर्विस के तरफ। ये लेकिन 6-7 साल आपने जो लिया, थोड़ा कुछ लंबा समय नहीं लगा आपको यहाँ तक आए? बिल्कुल सर, ये सिर्फ मेरे स्ट्रैटेजी में कमी समझा जा सकता है। यस सर, ये बिल्कुल मेरी कमी है, इसे मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। और अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए कि हिस्ट्री आपने ऑप्शनल के रूप में चुना। यस। हिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में कोई और अन्य विषय भी चुन सकते थे, इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, कोई हिस्ट्री लेने के पीछे क्या कारण? हिस्ट्री में सर ऐसा था, हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ कि ये पीटी के साथ साथ मेंस में भी इक्वल रेलेवेंट था। यस सर। और हिस्ट्री पढ़ने के दौरान ही मतलब मुझे एक अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ हिस्ट्री में। दैट्स व्हाई मैंने इसे चुना कि हिस्ट्री में इसे हिस्ट्री को रखना चाहिए। हिस्ट्री का कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। क्यों आधुनिक भारत ही क्यों? सर आधुनिक भारत को पसंद करने का एक तात्पर्य, जहाँ पे एक तरफ प्राचीन भारत को जब पढ़ते हैं तो उसमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का पता चलता है, जो अभी से कहीं ना कहीं बहुत दूर जा चुका है। और सर दूसरा, जब मध्यकालीन भारत आते तो उसमें पूरे तरीके से जो उसका सिलेबस डिजाइन किया गया है, तो उसमें सर कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में ये बात आते दिखाई देता है कि मुस्लिम बाह्य आक्रांताओं के कारण भारत की विवश स्थिति थी। उसके बाद जब आधुनिक भारत को पढ़ने के दौरान मुझे ये पता चला कि ये आधुनिक भारत को पढ़ने के दौरान सर मुझे ये पता चला कि ये ब्रिटिशर्स के उपज के कारण जो भारतीय लोगों के प्रति, जो भारत के प्रति सोच थी, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लेके और राष्ट्रीय आंदोलन तक के कार्यक्रम को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे से ये किया, मोटिवेट किया इस आधुनिक भारत को पसंद करने के लिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में सबसे अच्छा सुधारक किनको आप देखती हैं? सर वैसे तो सारे सुधारक अच्छे थे, परंतु एक पार्टिकुलर रूप से लिया जाए तो दयानंद सरस्वती मुझे अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो कहीं ना कहीं भारत को भारत की नजर से देखने की बात करते हैं। भारत को भारत की नजर से देखने का जैसे सर वो बात करते हैं कि वेदों की ओर लौट चलो। उनका मानना था कि वेद त्रुटिहीन नहीं है, जैसा कि उनको बाद में दिखाया गया। और जब हम वैदिक समाज पे नजर भी डालते हैं तो सर उसमें उतनी ज्यादा कुरीतियां नहीं थी जो पुरानी वैदिक समाज थे। उसके बाद सर ये उत्तर वैदिक काल में उसमें जरूर कुरीतियां आई है। फिर मध्यकाल में तो बहुत सारी चीज उसमें सती प्रथा जैसी प्रथा सामने भारत समाज में आ गई थी। तो उनका कहना था दयानंद सरस्वती का जो वेद है वो शाश्वत है और त्रुटिहीन है, हमें उनके तरफ पक्ष करना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा वेद शाश्वत है, हमको उसकी ओर लौटना चाहिए, तो क्या महात्मा बुद्ध ने जो कहा वो गलत था? बुद्ध ने कहा कि वेद एक टूटी नौका के समान, या वेद जो है, वेदों के खिलाफ ही ना उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी, और बौद्ध धर्म आया था, या उस तरह के बहुत सारे धर्म आए थे, लेकिन बौद्ध धर्म, तो ये क्या था? सर ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्ध का कहना, भगवान बुद्ध का कहना गलत था। सर जो मैं आपको बता रही हूँ सर वो आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहे। तो भगवान बुद्ध का जो भी सिद्धांत, जैसे माध्यम मार्गी का सिद्धांत है, वो सब अभी रियल लाइफ में भी बहुत रेलिवेंट है। और वेदों के कर्म कांड का उन्होंने उल्लंघन किया था। उनके अगेंस्ट उनका ये था, विरोध था सर। चलिए ये बताइए कि महिलाओं, या जो कहने का मतलब कि जो एक महिलाओं के लिए बिहार में
अपना सफलता का जो इस तरह के या सरकारी सेवा में आने का इस तरह का जो अवसर क्रिएट हुआ है, या महिलाओं को बिहार के वर्तमान व्यवस्था में आप कैसे उसको किस तरह रियलाइज कर रही हैं? सर, महिलाओं की वर्तमान में स्थिति बिहार में काफी सुधरी है। खास करके इधर कुछ सालों से जब से आरक्षण वगैरह को ज्यादा प्रमोट किया गया है, क्योंकि इसके पहले तो और स्कूल में सर, स्कूल के लेवल से इसको हम बताना चाहेंगे सर, स्कूल में महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा उत्तर, खास करके जब सरकार की योजना आई, कन्या उत्थान योजना, उसके माध्यम से पैसे मिलने लगे तो महिलाएं स्कूल में दिखने लगी। ये बात सच है सर। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन स्नातक ज्यादा महिला का रेट नहीं था, लेकिन जब 50,000 की सरकार की स्कीम आई तो उसके बाद महिला स्नातक भी करने लगी। और अभी वर्तमान में जो महिला, उसके बाद 2006-7 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायत में, जिससे महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। हालांकि उसमें समस्याएं हैं, प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व जैसी समस्याएं विद्यमान है, लेकिन उसमें भागीदारी बढ़ी है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी बिहार में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सुधरी है। समस्याएं तो अभी भी है सर, जैसे लैंगिक हिंसा, अभी जो कुछ दिन पहले ये यौन हिंसा, ये सब है, दहेज उत्पीड़न, बाल विवाह अभी भी है समस्या। अच्छा, बस देखिए, महिलाओं को लेकर एक आपने कहा कि अभी भी समस्याएं बनी हुई है, तो क्या ये बात सत्य नहीं है कि महिलाएं भी समस्याओं के लिए अपने, उनके साथ जिस तरह की समस्याएं है उसके लिए कुछ हद तक वो भी जिम्मेवार है? महिलाएं खुद स्वयं भी जिम्मेदार है, क्योंकि पैट्रियोटिक सोसाइटी को बढ़ावा तो वही दे रही है, वो अपने घर में। यस सर, जैसे कहने का मतलब पितृसत्तात्मक समाज का तात्पर्य सर, जैसे वो घर से वही तो शुरुआत तो वही कर रही है। वो राजा बेटा टाइप का कॉन्सेप्ट तो महिलाओं के द्वारा ही डेवलप किया गया है, और फिर वो पति परमेश्वर टाइप का कॉन्सेप्ट तो महिलाओं के द्वारा ही डेवलप किया गया है। अच्छा, तो क्या पति परमेश्वर बोलना क्या आपकी नजरों में सही नहीं है? सही है सर, लेकिन अपने डिसीजन को आगे करके रखना चाहिए। ये नहीं कि इस संदर्भ में अब आप खुद को भूल जाए। पति ने कहा नौकरी छोड़ दो तो आप उसको छोड़ दे, उसे समझौता कर ले, ये नहीं होना चाहिए। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है सर। परिवार भी तो बड़ी चीज है। परिवार के साथ, अगर परिवार बड़ी चीज है, परिवार समझते तो वो इससे महिला के आत्मसम्मान को भी समझना चाहिए सर। अच्छा, ये बताइए, आप अगर आपका अगर चुनाव सिलेक्शन जो है एक एसडीएम के तौर पर या प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर होता है, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? सर, ये किसी स्पेसिफिक क्षेत्र पे या ओवरऑल? नहीं नहीं, आप अपने तरफ स्तर पर ऐसा क्या होगा जो जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे सबसे पहले? सबसे पहले सर, सरकार की जो नीतियां हैं, उसमें जो भी नीतियां अभी तक सरकार द्वारा लाई गई, उसका एक संपूर्ण रूप से अन्वेषण करोगे कि क्या उसमें खामियां हैं, कहाँ पे वो काम नहीं कर पा रही है। तो उसके बाद फिर उसका प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंटेशन। सर, प्रशासक जो होता है वो नीति को इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। नीतियां तो सरकार बनाती है, इम्प्लीमेंट प्रशासक करता है। तो सर, मेरा सबसे बड़ा यही रहेगा, प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जो भी नीतियां हैं पहले उसका अन्वेषण करो, उसके बाद जो उसमें खामियां हैं उस पर दूर करने का प्रयास करो। इसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकती हूँ। अब जैसे सर, इंदिरा एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो जो है सर, वो है जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाने के लिए। लेकिन सर, इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, ग्रामीण समाज में इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। कुछ तो आधे पैसे, कुछ 10% से 20% पैसे बिचौलिए लेके जा रहे हैं। तो इसको डीबीटी के माध्यम से कर देना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो आप डीबीटी तो हो ही रहा है, तो लेकिन सर फिर बिचौलिए कहाँ से बीच में आ रहे हैं? तो ये कैसे आप दूर करेंगे? आप कैसे ये समझेंगे कि नहीं, जो आदमी एकदम सही आदमी को ये जा रहा है? सर, इसके लिए एक जनता दरबार लगाया जा सकता है। जनता दरबार के माध्यम से, जैसे वो अभी तो वर्तमान में सरकार पहल भी कर रही है जनता दरबार का, जनता दरबार लगाया जा सकता है। और उसके बाद फिर वहां से जो अपनी समस्याएं हैं, खास करके जो भी पार्टिकुलर क्षेत्र की, जैसे राशन में समस्याएं हो सकती है, इंदिरा आवास योजना में समस्याएं हो सकती है, उसके माध्यम से उसको बुला के उनको, जो भी इसके लाभुक हैं उनको बुला के उनसे बात किया जाएगा। और प्लस जो मुखिया हैं उस क्षेत्र के, पंचायत के अधिकारी हैं, जो भी है सरपंच वगैरह, उनसे बात करके जन जागरूकता फैलाने के माध्यम से इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। चलो सर, अच्छा, एक बात बताइए, कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे अगर प्रशासक होंगे तो?
सर महिला सशक्तिकरण सबसे पहले शिक्षा पे काम करें। महिला का शिक्षा जो अभी भी है सर 51%, 2011 के सेंसस से देखा जाए तो एबव लगभग 51% है, 51.5% के माना जा रहा है। तो ये सर महिला का बहुत ज्यादा ये शिक्षा का कमी है। और उसके कोई बाद कदम? फिर ये सर सुरक्षात्मक हमें सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो दहेज उत्पीड़ित महिलाएं होती है उसके लिए होगा। और जो जिन महिलाओं का कम एज में शादी हो जाता है, NFHS का डेटा है सर 5 का, उसके अनुसार बताया गया कि अभी भी बिहार में कुछ क्षेत्र में, लगभग ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह की समस्याएं हैं अभी भी। जो बाल विवाह यानी कि कम उम्र में लड़की की शादी हो जाती है सर। तो उसके लिए भी अब जन जागरूकता अभियान चलाएंगे कि क्या भाई इतने कम उम्र में शादी मत करो। उसके और उसका जो भी और महिलाओं को उसके कानून के बारे में बताया जाएगा सर कि आपके लिए क्या दहेज उत्पीड़न कानून है, BNS। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी एक करंट में मुद्दा बहुत फेमस हुआ है, अरावली विवाद। यस सर। तो क्या है? अरावली विवाद में सर मुख्यतः कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक नियम लाया, ये घोषणा की थी कि जो भी 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी हैं वो वही अरावली मानी जाएगी। ठीक है। और उसके नीचे की पहाड़ी अरावली नहीं मानी जाएगी। इसका भारी विवाद हुआ। वर्तमान में सर इसमें इस पे के एक कमेटी का गठन किया गया है, उस पर रोक लगा दिया गया है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 100 मीटर को हम अरावली मानते हैं तो बाकी का तो उत्खनन हो जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, नकारात्मक इम्पैक्ट, जिसके कारण विरोध हो रहा है? पर्यावरण के प्रति जब बहुत ज्यादा नकारात्मक इम्पैक्ट होगा सर, इसका असर मध्य प्रदेश पे ये जो अरावली पर्वत है, जो उसका अगर वो खत्म हो जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जो वर्षा, जो हवाएं अरावली के समानांतर होते हुए उधर चली जाती हैं, वो डायरेक्ट राजस्थान का जो मरुस्थलीकरण है वो उसका विस्तार पश्चिम की तरफ हो जाएगा। अभी अच्छा, एक ही रिकॉल करता हूं। ठीक है। आप उस समय कहीं हैं कि समाज सुधारकों में दयानंद, है ना, आपको सबसे अधिक पसंद है, ठीक है। तो क्या बता सकती हैं कि दयानंद आर्यंस के बारे में क्या कहे थे, कि आर्यंस कहाँ से आए? आर्यंस हम लोग कहा जाता है, उत्तर भारत के लोग आर्यंस, है ना। तो दयानंद कहाँ से कहे थे कि आर्यंस आए? कुछ बताए होंगे ना। यस सर, क्योंकि आर्य समाज ही गठित किए हैं, तो आर्यंस के बारे में बताए ही होंगे। मतलब आर्यंस का, हाँ हाँ, आर्यंस कि आर्यंस का मूल स्थान कहाँ है ना। सॉरी आपको सर, अभी पता रिकॉल नहीं? नहीं कर पाया। ठीक है। दयानंद का मूल सिद्धांत क्या था? वेदों की ओर लौटो, तो उसमें जैसे क्या क्या प्रथाओं को लागू करना चाहें, किसको खत्म करना चाहें, कुछ बताइए। सर सभी के समाज में जो भी कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये सबके अगेंस्ट थे वो। ठीक है। ये सबके अगेंस्ट था। विधवा पुनर्विवाह का भी वो उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। और शिक्षा में महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, पैतृक संपत्ति में भी अधिकार मिलना चाहिए, इसका भी उन्होंने तो आप समर्थन किया था। दयानंद को पूरी तरह से माने आदर्श मानती हैं? पूरी तरह? सर वो बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। वो तो हम भी कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे कि नहीं। आपका क्योंकि फेवरेट थे, तो हम ये कह रहे हैं कि आप उनको आदर्श मानती होंगी। यस सर। उनके नीति को आप स्वीकार करती हैं, पालन करती हैं? पालन का सर जो भी समाज सुधारक हुए उनसे तो अच्छी ही चीजें मिलती है, लेकिन सर इतने बहुत स्ट्रिक्टली तौर पे उसका पालन उनके सिद्धांत का पालन नहीं हो पाता है सर, जो वर्तमान। तो वो हमेशा याद रखिएगा कि वो जैसे पूजा प्रथा में क्या बदलाव चाह रहे हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करना चाह रहे थे सर वो। ठीक है। अच्छा, आप ऐतिहासिक काल में किस राजा को महान मानती हैं और क्यों? सम्राट अशोक। हाँ ठीक है, ऐतिहासिक काल हम तो पूरा बोले। सम्राट अशोक के बारे में सबसे अच्छी चीज यही है, अगर उन्होंने हिंसा अपनाया था कलिंगा युद्ध में, जैसे उतने सारे लोगों का संहार किया था, लेकिन फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्होंने अपने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य से, प्रत्येक जीव से प्रेम करना चाहिए। ये नीति उनकी सबसे अच्छी मुझे लगी। तो क्या वो पूरी तरह से हिंसा छोड़ दिए थे? सर हिंसा का त्याग किया, यही तो सर मौर्य काल के पतन का कारण बना। अगर ये होता कि पूरी तरह से त्याग करते, तो वो अब जनजातियों को धमकी भी देते हैं कि अभी हम हथियार चलाना छोड़े हैं, है ना, भूले नहीं। फिर उनके, अब देखिएगा कि राजभवन में हिंसा होती थी, 2 मोर और 1 हिरन मारे जाते थे,
तो आप कैसे कह सकती हैं कि पूरी तरह से हिंसा छोड़ दिए थे? उनके लिए जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है, वो बौद्ध धर्म की तरफ गए, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मॉडर्न इंडिया में 1857 की क्रांति का क्या प्रभाव हुआ? 1857 की क्रांति से सर एक बार तो भारतीय समझ गए कि हमें एकजुट रहना पड़ेगा, और हम लोग अभी एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति की विफलता का कारण यही था सर कि वो एकजुटता नहीं थी। और जो भारतीयों के जो सॉरी सर, भारतीयों के जो हथियार थे वो आधुनिक नहीं थे, वो अभी भी गोरिल्ला तकनीक का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये दो मिला। ठीक है, अब आगे ये बताइए कि भारत में आधुनिक काल में सांप्रदायिकता का विकास कहाँ से आप मानती हैं? हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिकता विवाद हुआ था, यस वो कहाँ से हुआ था? किस काल से, माने इतिहास में कौन सी ऐसी घटना थी जो भारत में सांप्रदायिकता को तेजी से बढ़ाया? सर, इसका सब असहयोग आंदोलन को माना जा सकता है सर, क्योंकि उसके स्थगन के बाद ही से मुस्लिम लीग, सॉरी सर। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई है ना, नाम सुनी होंगी। यस। 1857 क्रांति के बहुत झांसी से मतलब हाँ फेमस नायिका रही। तो ये बताइए कि उनको मैंने 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई पार्टिसिपेट की विद्रोह में, तो उस विद्रोह को कौन दबाया था? हीरोज। ठीक सर। पानी पीजिएगा? नो सर। एनर्जी है ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी एसआईआर का मुद्दा बहुत गर्म है, और एक लोकतंत्र में चुनाव का अपना महत्व है। एसआईआर में क्या दिक्कत है जो सत्ता पक्ष के प्रति विरोध जता रहे विपक्ष? क्या दिक्कत आपको लगता है? सर, इसके विरोध के कुछ कारणों में सर ये है कि ये एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव सर रिवीजन। सही बोल रही हैं आप? विशेष गहन पुनरीक्षण सर इसका हिंदी में। हिंदी ठीक है, इंग्लिश सही बोली या गलत बोली? स्पेशल इंटेंशन रिवीजन सर, अभी तो मुझे यही याद कर पा। ठीक। हाँ, क्या बोल रही थी आप? सर एक तो पहला है कि सर इसमें जो अवधि चुना गया है वो चुनाव से जस्ट पहले का है। तो विरोधी दलों का, जो राजनीतिक दल है विपक्ष के, उनका मानना है कि अगर आप चुनाव के पहले कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की ऐसी नीति को बढ़ावा देती है जिससे वो विपक्ष के मत को काटने की बात करते क्या हैं। आप इससे सहमत हैं? नहीं सर, मैं सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि सर एसआईआर का जो मेन मुद्दा है वो है सर, जो भी एसआईआर का उद्देश्य को देखा जाए तो समावेशन है। जैसे 18 वर्ष के जितने भी लोग हो चुके हैं उनको इसमें शामिल करना, और अखंडता, एक व्यक्ति एक मत का पालन करने का है। और दूसरा है सर पारदर्शिता, जो है वो तो बीएलओ के माध्यम से हो ही रहा है इसमें। तो बीएलओ के, हाँ बीएलओ का मुद्दा आपने उठाया। क्या बीएलओ का जो पद है क्या अपने आप में पारदर्शी है या उस पर भी दबाव काम करता है? और ये मैं केस स्टडी के आधार पर आपसे पूछ रहा हूँ, जो पेपर में बहुत छाया भी रहा। यस सर, बीएलओ के द्वारा कई बार आरोप लगाया गया है कि जो जिस क्षेत्र में वो जाते हैं वहां पे उनपे बहुत सारा दबाव बनाया जाता है। हाँ, तो आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो तो खुद दबाव में रह रहा है, तो आप उसके आधार पर कैसे बता सकते हैं कि एसआईआर एकदम सही तरीके से काम कर रहा है? विपक्ष का आरोप तो सही लग रहा है। कमियां तो है सर, लेकिन इसके सिर्फ इस बेसिस पे ये कह देना, फिर तो सर ये भी तो सरकार प्रावधान लाई है ना कि आप जिस व्यक्ति को जो भी कमियां इसमें दिख रही है वो आके 30 दिन के भीतर इसके बारे में बता सकते हैं। बिहार में भी कई सारी कमियां थी, आपको पता है कि लाखों लाख लोगों को बाहर किया गया। तो सर जिसको कितने लाख लोगों को बाहर किया गया बिहार में एसआईआर के माध्यम से? लगभग 65 लाख। 65 लाख, बड़ा संख्या है। बड़ा संख्या। आपको नहीं लगता इसमें धांधली हुआ है कुछ? अगर सर धांधली की बात है, अगर कोई जो वाजिब मतदाता है अगर इससे बाहर हो रहा है तो सरकार इसके लिए लाई है ना सर कि 30 दिन के भीतर आप आके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको पता है ना कि जागरूकता हमारे बिहार में कितना कम है, ये तो आप मानती हैं नहीं मानती? सर मानती हैं? जागरूकता कम है, बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं है एसआईआर क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये से आप सहमत हैं?
लेकिन सर इसका बड़े मैं पैमाने, इससे सहमत हैं। यस सर, ये कमी है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी शायद छट गए हों जो योग्य हों, आप ये मानती हैं ना? सर इस बात को कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि मैं इस, चलिए ठीक है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया और मैं आपसे भी ये पूछना ही चाहता हूँ कि आपका गैप बहुत ज़्यादा रहा है। 2019 में आपने ग्रेजुएशन किया, अभी आप इंटरव्यू के लिए Yes. बैठी हुई हैं। क्या आपको लगता है कि आरक्षण के कारण आप यहाँ हैं? आप में योग्यता का अभाव है, लेकिन आरक्षण के कारण आप यहाँ बैठी हुई हैं? सर आरक्षण जो बिहार की महिलाओं को 35% मिला है। नहीं, मैंने आपसे यही पूछा। आपने अभी आप बोला कि आरक्षण के कारण महिलाएं समृद्ध हुई हैं, सशक्त हुई हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप, कि जैसे कई अन्य लोग भी होंगे, लड़के होंगे जो योग्य होंगे, लेकिन आरक्षण के कारण आप यहाँ पे पहुंची हुई हैं? सर इसमें आरक्षण के साथ साथ मेरी योग्यता का भी योगदान। बिल्कुल योगदान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या यह आरक्षण के कारण हुआ है? आरक्षण कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से योगदान दे रहे हैं सर। बिल्कुल। आप में योग्यता है, उस योग्य हैं, या आप मानती हैं कि आरक्षण का फल है आप? सर मैं योग्य भी योग्य भी है, मतलब आरक्षण का भी है। यस, है। दोनों दोनों फैक्टर एक बिल्कुल। साथ काम कर। चलिए, ईमानदारी है अपनी, ये Yes, बहुत sir. अच्छी बात है। मैं आपसे एक और बात समझना चाहता हूँ कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर बिहार पुलिस सेवा, बीपीएस रखी है यस सर, पहले, बीपीएस, बीएएस और बीईएस, और बीईएस बिहार एजुकेशन सर्विस। यस सर। आपको नहीं लगता तीनों जो पद है एक दूसरे के विपरीत नजर आ रहा है? ऐसा क्यों? आप बीपीएस पहले में क्यों रखी हैं? सर चूंकि बिहार पुलिस सेवा की जो छवि है सर, वो मेरी नज़र में ऐसी है कि सर वो लोगों को न्याय देते हैं, वो सुरक्षा का एक घेरा तैयार करते हैं पब्लिक के बीच में, और ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे व्यक्तित्व से बहुत मेल खाती है। ये सर मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से ये पद मैंने आपने कहा कि आप न्याय देते हैं, पुलिस विभाग मतलब सुरक्षा प्रदान करते हैं। न्याय देना पुलिस का काम नहीं है। आप कहाँ हैं? न्याय देती है पुलिस क्या? सर न्याय पुलिस देती है या नहीं देती है? सर न्याय देने के तात्पर्य से मेरा कहना ये है कि जैसे अब कोई भी अपना कंप्लेन लेके पुलिस के पास जाता है तो वो उस पे संज्ञान लेके उसका बात ये सुनते हैं। यस सर। ड्यूटी न्याय को जरा सा आप अच्छे से बता। सर मैं न्याय को बोलने का तात्पर्य उसके पीछे यही था। न्याय के प्रकार सर भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। किस किस प्रकार? भारतीय आर्थिक संविधान में समानता और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय। ये प्रस्तावना में नहीं है। Yes. उस तीनों में पुलिस क्या, कौन सा न्याय व्यवस्था संभालता है? सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं सर वो देखते हैं। नहीं, फिर आप डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, आप कहीं ना कहीं लूप होल छोड़ती हैं। आप इस तरह व्यवस्था चलाएंगे? आप सकता है, हो सकता है भी, ये सारे लूप होल है, और आप अभी इससे लूप होल क्रिएट कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आप सोशल अवेयरनेस और सोशल वर्क करने का काम करेंगे। हो पाएगा आपसे? हमको आप कमजोर प्रशासक लग रही हैं। सर आपने ऐसा नहीं है सर। चलिए केस स्टडी आपको देता हूँ। एक एसडीएम को एक विधायक ने डांट दिया पब्लिक में तो रोने लगी। क्या ये सही था या गलत था? गलत था सर। क्यों गलत था? वो कमजोर थी, वो पढ़ाई अच्छा की थी, लेकिन मानसिक रूप से उतना मानसिक रूप से सशक्त नहीं थी। ये कहीं ना कहीं ये चीज को दिखाते हैं। तो वो उनको तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन वो तो एसडीएम है। फिर सर, कैसे? यानी सिस्टम में लूप होल है। सर किस सिस्टम की बात आप करने जा रहे हैं? आप ही के सिस्टम की बात करें जिसका आप अंग बनने जा रही हैं। आप मानती हैं कि सिस्टम में लूप होल है और इसका बहुत ही बुरे तरीके से समाज पर प्रभाव पड़ रहा है? समाज पे इफेक्ट तो सर देखिए सर सिस्टम जो होता है वो समाज पे इफेक्ट डालता है। अब बुरा या अच्छा उसके कंडीशन पे निर्भर करता है किस संदर्भ में। चलिए, एक और क्वेश्चन रहा आपसे, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप चूंकि योग्य हमको लग रही हैं, अभी जो जियो पॉलिटिक्स जिस तरह से बदल रहा है बहुत तेजी से, ट्रम्प की भूमिका को आप किस रूप में देखती हैं? ट्रम्प को सर एक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा नेता जो वैश्विक स्तर पर तनाव उत्पन्न करे, आक्रोश उत्पन्न करे, एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले, वह महत्वाकांक्षी या तानाशाह है? सर तानाशाह बोलना सही नहीं होगा सर, क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर मैं ट्रम्प
को अभी डोनाल्ड ट्रंप जी को देख रही हूँ अभी। महत्वाकांक्षी और तानाशाह में क्या बेसिक डिफरेंस है? तानाशाही होता है सर किसी चीज के प्रति जबरदस्ती आ गई एक चीज बिल्कुल करना। आप सही बोले। जी सर। तो राष्ट्रपति को उठा लेना जबरदस्ती है या प्यार है? ग्रीन लाइन पे भी कह रहा है। हाँ वही बात, ग्रीनलैंड पे भी यही बात है। यस सर वो बात है। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रशिया पर यही बात कर रहे हैं। सर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना ट्रंप के महत्वाकांक्षी को इस प्रकार से दिखलाता नहीं, है। मैंने सिर्फ वेनेजुएला नहीं बोला, मैंने 3 कंडीशन आपके सामने यस दी। सर, तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर। नहीं, आप मुझे बताइए कि इस तीनों के आधार पर आप क्या कहेंगे? सर वो दोनों का मिश्रण हो। अच्छा अच्छा मनीषा जी एक क्वेश्चन बताइए, आप पुलिस सेवा में जाना चाहती हैं यस तो आप क्या पुलिस का हायरार्की बता सकते हैं? यस सर। तो नीचे से बताइए। कांस्टेबल, हाँ। कांस्टेबल, हाँ, ठीक है, हेड कांस्टेबल, ठीक है, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, ठीक, डीएसपी, एसएसपी, ठीक है। एसएसपी, एएसपी, डीएसपी के बाद डीवाईएसपी, हाँ, ठीक है। यस सर, एसपी, एसएसपी, एएसपी, एसपी, चलिए ठीक है। ठीक। एक लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा और मुझे लगता है कि आप इसका अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। आपका जो हॉबी है किचन गार्डनिंग, ये मुझे हॉबी कम लगता है। मुझे लगता है कि आप एक ऐसा कोई सोशल वर्क बताइए जो इस तरह का होता हो, किचन गार्डनिंग टाइप का, और इसमें प्रमोट किया जाता हो। क्या ऐसा कुछ है अभी बिहार में या भारत में? आपके हॉबी के अनुसार कुछ सोशल वेलफेयर वाला काम होता है या नहीं होता है? सर भारत सरकार की एक परियोजना है, राष्ट्रीय पोषण वाटिका मिशन है, और बिहार सरकार की एक योजना है सर जिसमें जल जीवन हरियाली के माध्यम से। वो किचन गार्डनिंग के लिए नहीं, किचन गार्डनिंग स्पेसिफिक नहीं है, ग्रीन होम मिशन एक। किचन गार्डनिंग को आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से किस तरह आप समतुल्य कर पाएंगे, किस तरह जोड़ पाते हैं, ये बताइए। सर किचन गार्डनिंग में सबसे पहले मुझे धैर्य सीखने मिला, क्योंकि जब आप एक बीज का रोपण करते हैं तो उसकी बीज से लेकर पेड़ बनने तक की, पौधे बनने की प्रक्रिया, फिर उसमें सब्जी आने की प्रक्रिया जो होती है वो लंबी होती है। तो यहाँ से सर धैर्य का एक मुझे सबसे बड़ा सीख मिलता है, और एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी मेरी तय होती है, क्योंकि जब आप किसी पौधे को लगाते हैं तो उसको, उनके जीवन को देखना आपका फर्ज होता है। चलिए एक क्वेश्चन बस लास्ट में। यस। आपने पौधारोपण किया, किचन गार्डनिंग किया है, तो उसी किचन में एक खरपतवार का पौधा भी उग गया है। अब स्थिति ये है कि आपका पौधा भी नहीं बढ़ पा रहा है, और आप पौधों से इतना प्यार करती हैं कि आप उस खरपतवार को भी नहीं नष्ट कर रही। क्या अगला स्थिति क्या हो सकता है, आगे क्या आप करेंगी? सर सब्जी के पौधे में ऐसा कौन सा खरपतवार है जो उगता है? मैंने आपको बताया, आप किचन गार्डन में सिर्फ सब्जी उत्पादन करेंगे। हो सकता है कि आप फूलों का भी उत्पादन कर रही हैं, हो सकता है आप शो प्लांट, मनी प्लांट भी लगा रही हैं, तो आप सब्जी पर ही क्यों आके रुक गई? मैंने बोला कोई खरपतवार, तो आप सर अगर खरपतवार आ जाता है तो उसके जड़ को नीचे से काट दिया जाता है। वो तो मुझे पता है, आप क्या करेंगे? आप यही काम करेंगे? यही सर, काट देते। ठीक सर, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ। ओके, अब बैठिए।